इसके पहले आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट रह गए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कराने में बहुत टाइम लगेंगे। इसलिए आप लोगों को अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ से एक 10 नंबर पेपर अभी तक जो मैं कराया हूँ वहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 10 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन इसके पहले जो भी मैं कराया हूँ उसमें से पेपर में IKT में आएगा। अब नेक्स्ट पोर्शन क्योंकि आपको 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन पेपर में आने हैं और उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, ऑप्शन रहेगा। तो आपको दूसरा पार्ट 10 नंबर का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो मैथड डिस्कस करेंगे, उस पर प्रॉब्लम कराएंगे कुछ और वहाँ से फिक्स 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब सेकंड 10 नंबर वाले पोर्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, इसमें है पहला हेडिंग है वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जहाँ भी आपको किसी प्रॉब्लम में क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्ट्रिंग वर्ड आ जाए या वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन आ जाए या स्ट्रिंग वर्ड जहाँ भी आएगा, इसका मतलब आपको इक्वेशन होगा द स्ट्रिंग इक्वेशन। ये हेडिंग आपका लिख सकते हैं यहाँ, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग लिख सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग, या ऐसा लिखा हो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग या वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का आपका इक्वेशन है डेल्टा 2 y अपान डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा 2y अपान डेल्टा y स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा 2y अपान डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल्टा 2y अपान डेल्टा x स्क्वायर। यह सी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ डेल्टा 2y अपान डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल्टा 2y अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड स्ट्रिंग इक्वेशन। इसको इक्वेशन आप स्ट्रिंग कहते हैं। याद रखना पड़ेगा जब भी वर्ड आपका स्ट्रिंग वर्ड कहीं भी आता है प्रॉब्लम में या वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन आता है तो आपको हमेशा ये बुक में नहीं डिस्कस रहेगा कि इक्वेशन यही होगा। आपको याद करना पड़ेगा कि आपका कहीं दो नंबर में भी आ जाता है कि राइट द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, राइट द 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन या वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन या 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, या इसमें बहुत सारे आगे मिलेंगे जो आपको डिस्कस करेंगे। 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग जहाँ भी रहेगा तो सबसे पहले डेल्टा 2 अपान डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। जब फार्मूला को डिस्कस करेंगे तभी आप उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फार्मूले मेथड के ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए इसको पढ़ना नेसेसरी ज़रूरी है। तो फार्मूला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग और वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का ये इक्वेशन है। अब यहाँ क्या है डेल्टा 2 अपान डेल एक्स वेयर वाई एक्स वाई ये फंक्शन आप ये देखिए वाई एक्स और टी का फंक्शन है। तो वाई जो एक्स टी है वो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, और ये क्या कर रहे हैं इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये ओरिजिन है वो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक जो है स्ट्रेच जो है ये चीज़ ओए, एक स्ट्रिंग है इलास्टिक स्ट्रिंग है ओए जो 2 पॉइंट ओ और एक बीच में टाइटली इसको कसा गया है, कस दिया गया है। ओ पॉइंट से और ए बीच, इसके बीच की जो आपका डिस्टेंस है वो यल है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई स्ट्रिंग की यल है। अब देख लीजिए यहाँ जो है ओ पर इसकी जो इनिशियल कंडीशन है x0 इक्वल टू 0 है। टी टाइम पे एक्सएल की जो कि ओरिजिन है यहाँ एक्स टी की वैल्यू 0 है और यहाँ टी इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे टी की वैल्यू 0 है, इनिशियल कंडीशन है। टी इक्वल टू 0 पे वाई x0 की वैल्यू 0 है और इस कंडीशन पे यहाँ जो है आपका वाई यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ एल है और यहाँ टी फिक्स है 0 है क्योंकि टी टाइम 0 है।
तो यहाँ YLT 0 हमेशा, ये दो कंडीशन एवरी क्वेश्चन में होगा, हमेशा अप्लाई होगा। मतलब O पे जो एक आपका इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है और उसको टाइटली जो है 2 पॉइंट O और A पॉइंट पे टाइटली इसको कसा गया है। और क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को हम जो है स्ट्रेट करके खींच के इसको छोड़ देते हैं, उसके छोड़ने के बाद हमें जो बाउंड्री कंडीशन मिलते हैं उसके बाद में स्टडी करने जा रही है आपका हुआ है। और इसके प्रास्पानिक देख लीजिए कितने आर्डर का इक्वेशन है ये, यहाँ 2 आर्डर है और यहाँ भी 2 आर्डर हो गया, टोटल 4 आर्डर हो गया। मतलब जो बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे 4 बाउंड्री कंडीशन होने चाहिए, दोनों साइड का आर्डर देख के बाउंड्री कंडीशन होता है। इसलिए बहुत सारे लोग बता नहीं पाते हैं आर्डर कितने होंगे, कितने बाउंड्री कंडीशन होंगे। तो इसमें देख लीजिए 2 आर्डर इधर है, सेकंड आर्डर का डेरिवेटिव यहाँ भी सेकंड आर्डर, तो 4 आर्डर हो गए, इसमें 4 बाउंड्री कंडीशन इसके होंगे। अब देख लीजिए सबसे पहले इसका बाउंड्री कंडीशन लिखने जा रहे हैं आपको। द बाउंड्री कंडीशंस आर, चार बाउंड्री कंडीशन है। पहला बाउंड्री कंडीशन देख लीजिए यही है, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। पहला बाउंड्री कंडीशन है UX 0 = 0, यहाँ 0 होगा, एवरी U यहाँ आपका यहाँ UXT का फिक्स है, यहाँ तो T 0 ही है, यहाँ आपको X की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 T कामा है, X की वैल्यू 0 है, T तो 0 है ही, यहाँ भी T 0 नहीं लिएंगे, जब खींच के छोड़ेंगे तब 0 होगा, यहाँ T 0 नहीं होगा। देख लीजिए Y 0 T क्योंकि यहाँ X की डिस्टेंस 0 है, जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, यहाँ Y 0 T को पहला आपका कंडीशन है। देख लीजिए बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट, द बाउंड्री कंडीशंस आर, ये हो गया आपका X की वैल्यू 0 है इंटू T = 0। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, देख लीजिए हियर O पॉइंट पे बाउंड्री कंडीशन है Y 0 T = 0। पहला हो गया X = 0 है, T Y 0 T = 0 एवरी T, प्रत्येक T के लिए ये जो है आपका कंडीशन है। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है X की वैल्यू L है, L, T = 0 एवरी T। 4 बाउंड्री कंडीशन है। और थर्ड बाउंड्री कंडीशन इसका है, जब हम क्या करते हैं उस स्ट्रिंग को जो है स्ट्रिंग को खींच के छोड़ देते हैं, उस केस में बाउंड्री कंडीशन यहाँ X होगा 0 = Fx when T = 0, T = 0 पे X 0 = Fx। एंड फोर्थ बाउंड्री कंडीशन आपका del/del y/delta t, और यहाँ जो है = 0 और फॉर T = 0, T = 0 पे del/delta t की वैल्यू 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 del/। तो ये देख लीजिए 4 बाउंड्री कंडीशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एवरी क्वेश्चन में फॉलो होगा। ध्यान देना ये चीज़ बात है, इसमें जो लास्ट बाउंड्री कंडीशन 2 हैं, इनमें से एक 0 होगा और एक गिवन आएगा। देख लीजिए एक गिवन आएगा, एक 0। जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन जो आएगा तो आपको बताएंगे। ये बाउंड्री कंडीशन इनमें से अगर ये गिवन है, मान लीजिए X 0 = Fx गिवन है, और यहाँ देख लीजिए Fx गिवन है और L की वैल्यू यहाँ एक चीज़ और होगी, और वेयर यहाँ 0 < X <L है, क्योंकि यहाँ आपको हाफ रेंज साइन सीरीज अप्लाई करना होगा, ये चीज़ है। तो आपका ये थर्ड बाउंड्री कंडीशन है X 0 = Fx when T = 0, और 0 X वेरी करता है 0 और L के बीच में, और यहाँ del/delta t = 0। तो आपको ये रिमेंबर करना है कि इसमें से दोनों में से एक बाउंड्री कंडीशन हमेशा प्रॉब्लम में दिया रहेगा और दूसरा 0 रहेगा, एक 0 इन दोनों में से रहेगा ही रहेगा, एक दिया रहेगा, और ये दोनों ऑलरेडी 0 रहेगा हमेशा। L की वैल्यू चेंज होगी, L की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, L चेंज होगा, अदरवाइज फिक्स है। ये 4 बाउंड्री कंडीशन आपको याद करना है इस प्रॉब्लम के लिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको सोल्यूशन ऑफ ए 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये आपका डिस्कस कर दिया बाउंड्री कंडीशन। अब इसका फॉर्म जो है क्वेश्चन, इसके लिए हम सोल्यूशन निकालने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। डिराइव करने के लिए फार्मूला आ चुका है कि टू प्रूव दैट द 1 डायमेंशनल फाइंड द 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ ए 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये पेपर में आ चुका भी है, इसलिए इसका फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं।
तो आपको वन डायमेंशनल वेरिएबल का सलूशन फाइंड करने के लिए सलूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन, देख लीजिए ये आपको जहाँ भी वन डायमेंशनल आएगा तो याद रखना होगा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज क्या है आपका डेल्टा 2y अपान डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल्टा 2y अपान डेल एक्स स्क्वायर। ये है, इसको बना लेंगे वन। इसका सलूशन निकालना है तो देख लीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, x y x और t का फंक्शन है। तो यहाँ ये जूम करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जो इसके पहले पढ़े हैं उसी मेथड से इसका सलूशन फाइंड करते हैं। तो वी एजूम दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t इज चूँकि यहाँ y x और t का फंक्शन है इसलिए y इक्वल टू मानेंगे x एंड t। सेकंड बना लेंगे बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट where capital X is a function of x only and capital T is a function of t only। अब यहाँ से देख लीजिए वेयर कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड टी इज ए फंक्शन ऑफ टी ओनली। यहाँ से डिफरेंशिएट करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से फाइंड करेंगे डेल वाई अपान डेल्टा टी। जब टी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन सेकेंड को, कैपिटल एक्स इज कांस्टेंट है, कैपिटल एक्स यहाँ कैपिटल एक्स लिखते हैं मीन्स कैपिटल एक्स हमेशा एक्स का फंक्शन होता है। टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ डी टी अपान डी टी। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि यहाँ डेल्टा टी लगाना है कि यहाँ लगाना है, टी केवल टी का फंक्शन है इसलिए कैपिटल लगेगा, यहाँ डी टी अपान डी टी होगा। डेल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इसलिए टी केवल, इसीलिए यहाँ लैंग्वेज लिखा गया है टी जो फंक्शन ऑफ ओनली टी। तो टी जो कैपिटल टी का फंक्शन है तो डी टी अपान डी टी रहेगा, कैपिटल एक्स भी एक्स का फंक्शन है तो डी एक्स अपान डी एक्स होगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे, पढ़ेंगे और अपने से बुक से पढ़ेंगे या नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए यहाँ कंफर्म करना आपको बताना ज़रूरी है कि जब टी केवल टी का फंक्शन है तो डी टी अपान डी टी रहेगा, और एक्स जब एक्स का फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स हिसाब से डी एक्स अपान डी एक्स रहेगा। अब एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से एक बार और कर लीजिए। सो डेल्टा 2y अपान डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका एक्स इंटू डी टू टी अपान डी टी स्क्वायर। अब इसी तरीके इसको y के साथ एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डेल वाई अपान डेल एक्स, तो कैपिटल टी इज कांस्टेंट, ये हो गया डी एक्स अपान डी एक्स। अगेन डेल्टा 2y अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया टी इंटू डी टू एक्स अपान डी एक्स स्क्वायर। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ये हो गया डेल्टा 2y अपान डेल्टा टी स्क्वायर एंड डेल्टा 2y अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट वी गेट, पुट करने के बाद देख लीजिए इसकी जगह पुट कर रहे हैं तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्स डी टू टी अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया डी टू एक्स अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ टी भी है, ये हो गया आपका। यहाँ आप पुट करेंगे दोनों साइड में, इस साइड में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया और डेल्टा 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर मीन्स ये हो गया आपका टी, ये हो गया डी टू एक्स अपान डी एक्स स्क्वायर। अब डिवाइड, हमेशा जो सलूशन मानते हैं यहाँ एक्स टी माना गया है, इसी से डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैपिटल एक्स टी बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे वेरिएबल से वेरिएबल सेपरेट करने के लिए। तो ये आ गया, देख लीजिए यहाँ एक और चीज़ है, यहाँ सी स्क्वायर हमेशा टी के साथ होना चाहिए, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर का भी डिवाइड करेंगे। डिवाइड एक्स टी
सी स्क्वायर एक्स टी डिवाइड सी स्क्वायर एक्स टी बोथ साइड, क्योंकि सी स्क्वायर टी के साथ आना चाहिए, टेम्परेचर जो डिस्टेंस के साथ आना चाहिए, इसलिए इससे भी डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1/c स्क्वायर, ये हो गया, ये आया 1/t इंटू d2t/dt स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 1/x, ये हो गया d2x/dx स्क्वायर। अब देख लीजिए वेरिएबल सेपरेबल में सेपरेट हो चुका है, इसलिए यहाँ हम मान लेंगे अपने तरफ से k कांस्टेंट c। अब यहाँ से इसको अलग अलग कर सकते हैं, k के ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगा, k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आपको केस पे डिस्कस करता है, हमने k मान लिया, क्योंकि k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, k ग्रेटर 0 हो सकता है, k ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो 3 कंडीशन है। यहाँ जब भी प्रॉब्लम आपको डिस्कस करना होगा, अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगानी होगी, तब भी आपको तीनों केसेस में आपको सॉल्व करने होंगे। तो यह ईयर देख लीजिए 3 केसेस अराइज। तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या होगा, इफ़ मान लेते हैं कि आपकी k की वैल्यू k ग्रेटर 0, इफ़ k ग्रेटर 0 मान लेते हैं, लेट k इक्वल टू p स्क्वायर देन। अब यहाँ से दोनों पार्ट में अलग हो गया, k इक्वल टू p स्क्वायर मान लिए, तो यहाँ से आ गया देख लीजिए 1/X, ये हो गया d2x/dx स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, एंड यहाँ से आ गया आपका 1/c स्क्वायर t d2t/dt स्क्वायर इक्वल टू मान लेंगे p स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से देख लीजिए, इसको x को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, d2x/dx स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर कैपिटल X, इधर लाएंगे, ये हो गया d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कैपिटल X इक्वल टू 0, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर मीन जहाँ डी है वहाँ हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यहाँ फाइंड हुआ। इसी तरीके से अब को यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका d2t/dt स्क्वायर, ये हो गया आपका p स्क्वायर c स्क्वायर इंटू टी, ये चीज़ हुआ। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, देख लीजिए, ये कैन बी रिटन है d स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर, t इज कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 0 ऑलरेडी, विच इज वेरिएबल आर सेपरेबल, which is linear differential equation with constant coefficient. So the auxiliary equations are here be, auxiliary equations are means put d equal to m, so m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू आ गया p स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अलग कर लेंगे, दो पार्ट में यहाँ है, यहाँ आया आपका देख लीजिए m इक्वल टू, ये आ गया आपका प्लस माइनस p, और यहाँ भी m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, ये हो गया आपका p स्क्वायर t, यहाँ पी सी आ गया प्लस माइनस p इंटू सी। यहाँ से अब दे लीजिए सी एफ फाइंड हो गया, सी एफ मीन्स यहाँ से हो गया, ये सी एफ की वैल्यू होगी e⁻0x ब्रैकेट में c1 cos, देख लीजिए नहीं ये एक्सपोनेंशियल नहीं, आपको रियल रूट है, ये रियल रूट आपका देख लीजिए है, यहाँ हो जाएगा c1 e⁻px प्लस c2 e⁻−px। अब इसी तरीके से यहाँ भी जो रियल है, तो यहाँ भी सी एफ निकल जाएगा, ये इस केस में यहाँ हो जाएगा c3 e⁻pct प्लस c4 e⁻−pct, ये हो गया। चूँकि यहाँ पी आई राइट हैंड साइड में 0 है, तो पर्टिकुलर पी आई इक्वल टू 0 है, सो यहाँ से कैपिटल X इक्वल टू आ गया c1 e⁻px प्लस c2 e⁻−px। इसी तरीके से यहाँ से भी पी आई 0 है, सो यहाँ से कैपिटल T फाइंड हो गया, T मीन्स c3 e⁻pct प्लस c4, यहाँ c3 है, और ये हो गया c4 e⁻−pct। ये जब केस फर्स्ट के लिए, जब k ग्रेटर 0 है, उस केस के लिए सलूशन में फाइंड हो चुका है। अब हमें निकालना केस सेकेंड, तीनों केस डिस्कस करना पड़ेगा। जब फार्मूला आपको डिस्कस करेंगे
इसलिए अब देख लीजिए केस नंबर सेकेंड, इफ़ के इक्वल टू, हमने यहाँ देख लीजिए के की वैल्यू लिया था ग्रेटर जीरो, अब के इक्वल टू मान लेते हैं जीरो हो, के की वैल्यू जीरो हो, देन के इक्वल टू जीरो, देन यहाँ से अलग अलग कर लिया था मैंने, ये हो गया 1/x, ये हो गया d2 ax/dx² इक्वल टू जीरो हो गया यहाँ से। इसी तरीके से 1/c² t और d2/dt² इक्वल टू जीरो। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, देख लीजिए x का मल्टीप्लाई हो गया d² कैपिटल X dx² इक्वल टू जीरो हो गया। आप यहाँ से एक बार इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या आप वैसे CF निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से ये हो गया d² कैपिटल X इक्वल टू जीरो, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी है, उस फॉर्म से कर सकते हैं, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे r, जहाँ d है वहाँ m स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया, दैट इज m इक्वल टू जीरो जीरो। इस केस में दोनों इक्वल रूट है, देन CF इक्वल टू हो जाएगा आपका, CF मीन्स ये हो गया x के फॉर्म है। अब देख लीजिए 4 कांस्टेंट आ चुका है, तो यहाँ C5 होगा, C5 प्लस C6 इंटू x, ये हो गया। e⁻0x होगा, तो e⁻0x मीन्स 1 हो गया। तो यहाँ से कैपिटल x इक्वल टू PI जीरो है, यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ भी जीरो है, सो x इक्वल टू आ गया आपका C5 प्लस C6x। x की वैल्यू होगी, ये आपका भी यहाँ सोलूशन है ये, और यहाँ भी ये आपका सोलूशन आ गया उस केस में जब k इक्वल टू जीरो है, ये भी आपका सोलूशन है। और यहाँ से फिर अगेन सॉल्व करेंगे, देख लीजिए इस केस में सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो d2t/dt² इक्वल टू जीरो। यहाँ इंटीग्रेट भी कर देंगे, 2 बार यहाँ भी कर सकते थे, इंटीग्रेट करेंगे एक बार, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरीके से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो dt/dt आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो देख लीजिए ये आपका C6 है, तो यहाँ से C6 तक आ चुका, तो ये हो जाएगा C7। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो t इक्वल टू आ जाएगा C7t प्लस C8, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है। यहाँ से अब x और t फाइंड हो गया। अब ये केस सेकेंड के लिए है, इसी तरीके केस आप थर्ड डिस्कस करेंगे। केस थर्ड में क्या है, इफ़ k लेस देन जीरो, के इज़ निगेटिव, क्योंकि 3 कंडीशन के लिए हो सकता है, k ग्रेटर जीरो, k इक्वल टू जीरो, k लेस देन जीरो। अगर k लेस देन जीरो होगा, इस केस में लेट सोल्यूशन ले लेंगे, लेट k इक्वल टू माइनस, आपको k की वैल्यू ले लेंगे -p²। देन इस केस में आपको देन हो जाएगा आपका, यहाँ भी 2 कंडीशन हो रहा है, देख लीजिए यहाँ से ये हो गया आपका 1/x d2 ax/dx² इक्वल टू -p², और यहाँ भी हो रहा है 1/c² t, ये हो गया d2t/dt² इक्वल टू -p²। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d², उसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका प्लस p² कैपिटल X इक्वल टू जीरो। x को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद कॉमन लीजिए, और जहाँ d मीन्स d/dx है, इसी तरीके से यहाँ से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लीजिए तो d² प्लस p² ये हो जाएगा, फिर c², यहाँ t इज कॉमन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज दोनों लीनियर हो रहा है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट देन द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, दोनों का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे आर। तो यहाँ से देख लीजिए m² प्लस p² इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ गया m इक्वल टू प्लस माइनस IP रूट, यहाँ भी आप निकालेंगे m² प्लस p² c² इक्वल टू जीरो, तो m² इक्वल टू माइनस p² c², सो m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इंटू PC, ये चीज़ आ गया। तो यहाँ से देख लीजिए CF निकालेंगे, ये आ गया प्लस माइनस IP आ गया है, यहाँ से आ गया CF की वैल्यू, CF मीन्स e⁻α की वैल्यू जीरो है, e⁻0x ब्रैकेट में। अब देख लीजिए यहाँ कांस्टेंट हो चुका है 8, तो यहाँ आ जाएगा C9
cos PT px प्लस C10 इंटू साइन px। ये हो गया, PI 0 है तो यही आपका कैपिटल हो गया, PI इक्वल टू 0 तो कैपिटल X इक्वल टू आ गया यही CF C1 cos px प्लस C2, ये हो गया C9 cos px प्लस C10 साइन px। ये हो चुका आपका सलूशन। इसी तरीके से यहाँ भी आपको CF ले लेंगे, CF इक्वल टू हो गया आपका e⁻0t, t का फंक्शन है, और यहाँ हो गया C10 तक हो चुका है, इसलिए हम लेंगे C11, ये हो गया cos PCT प्लस C12, ये हो गया साइन PCT, दैट इज़ PI ईयर 0। सो कैपिटल T इक्वल टू आ गई, T मीन्स ये हो गया C11 cos PCT प्लस C12, ये हो गया आपका साइन PCT। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल X एंड T इन इक्वेशन, तीनों केस की वैल्यू इक्वेशन पुट करेंगे इसमें। इक्वेशन जो है सेकंड में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल X एंड T इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल T इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो यहाँ से आपको देख लीजिए, तो y(x(t इक्वल टू 3 सोल्यूशन फाइंड होगा। पहला हमने पुट किया, केस फर्स्ट का सोल्यूशन जो आया हुआ है, ये आया हुआ है C1 e⁻px प्लस C2 e⁻px, एक ब्रैकेट में। दूसरे में आ गया C3 e⁻pct प्लस C4 e⁻pct, एक सोल्यूशन आया। इसको बना लेंगे इक्वेशन, अभी फर्स्ट बनाया हूँ तो ये सेकंड था, ये हो गया आपका थर्ड। इसी तरीके से तीनों का सोल्यूशन नोट कर रहे हैं। ये आ गया आपका C5x प्लस C6, ये हो गया, एंड C7t प्लस C8, ये हो गया इक्वेशन 4। एंड y(x(t), ये लास्ट हो गया आपका, लास्ट वाला जो निकाला हूँ सोल्यूशन, ये आया आपका C9 cos px प्लस C10, ये हो गया आपका साइन px, ये चीज़ हो गया। और ये हो गया आपका C11 cos PCT प्लस C12 साइन PCT, ये हो गया आपका 5। इस तरीके से देख लीजिए, आपको 3 सोल्यूशन फाइंड हुए, लेकिन इन तीनों सोल्यूशन में क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, कौन सा सोल्यूशन हमें क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना होगा इस वाइब्रेशन स्ट्रिंग के लिए वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में, इन तीनों में से चूँकि यहाँ हमको सोल्यूशन डिस्कस करना था, जो पेपर में आया हुआ डिस्कस जब भी करना रहेगा मेथड ऑफ सेपरेशन, तो आपको तीनों केस डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन आप क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग का इक्वेशन है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, तो वो वेव स्ट्रिंग में हमेशा जो वाइब्रेशन चीज़ आना चाहिए, मीन जो सोल्यूशन होगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, उसमें टेग्नामेटिकल टर्म जरूर आना चाहिए। जो टेग्नामेटिकल टर्म सोल्यूशन में आता है वही रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। देख लीजिए, इसमें कोई टेग्नामेटिकल टर्म नहीं है तो इसको हम सोल्यूशन में नहीं कंसीडर करेंगे। इसमें भी कोई टेग्नामेटिकल टर्म नहीं है तो नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन लास्ट वाले में जब k<0 है, इस केस में टेग्नामेटिकल टर्म है, तो इसको हम सोल्यूशन में काउंट करेंगे, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो अबव द थ्री सोल्यूशन यहाँ से रिजल्ट जो आपको फाइंड हो रहा है, यहाँ से अबव 3 सोल्यूशन वी हैव टू चूज द सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, फॉर द वेव प्रॉब्लम, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के लिए द अबव सोल्यूशन, द अबव 3 solution we choose the required solution, we choose the required solution
रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर वाइब्रेशन string we choose the required solution for vibration string may be हो सक मतलब वाइब्रेशन स्ट्रिंग वाइब्रेशन स्ट्रिंग इन्वॉल्व होना चाहिए, इन्वॉल्व टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म, टेक्नोमेट्रिक टर्म, metric term. Hence the required solution बी आपको थर्ड होगा। तो थर्ड के लिए हम यहाँ देख लीजिए कांस्टेंट C9 जो आपको क्वेश्चन के लिए याद करना है, इसलिए इस कांस्टेंट को रिक्वायर्ड सोल्यूशन में जो लास्ट सोल्यूशन आपको याद करने के लिए, इसलिए कांस्टेंट उसको चेंज कर रहे हैं। ये मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन एक्स टी इक्वल टू यहाँ 1 ले लेंगे C1 C2, क्योंकि इसको याद करना होगा, C9 नहीं याद करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, तो C1 cos px प्लस C2 sin px और इंटू C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, इसी को आपको याद करना होगा। अब इसके बाद ये बना लेंगे रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये हो गया आपका 6, इसी का यूज करेंगे। अभी आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में आता है, कभी कभी आ चुका है, इसलिए आपको पढ़ना नेसेसरी है। आप नहीं करेंगे पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत बच्चे कम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं वैसे हो जाएगा, बैक लगेगा सबका। इतना आसान नहीं है ऐसा, आपको थर्ड मैथमेटिक्स निकालना, वही स्टूडेंट पढ़े पास होगा जो पढ़ता होगा, इसलिए नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे, इतना आसान नहीं है। इसलिए आपको क्लास को आपको पढ़ना चाहिए जितने क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि हम आपको 50 नंबर का लगभग क्वेश्चन तो करा ही देंगे थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का, तो 50 नंबर तो आपका तैयार हो जाएगा, फिर होनी कंडीशन नहीं आएगी। देख लीजिए, आप इसको सॉल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन नोट करेंगे। द बाउंड्री कंडीशंस आर, इसके लिए तो बाउंड्री कंडीशन हमारे जो है 4 बाउंड्री कंडीशन है। पहला बाउंड्री कंडीशन है आपका y, ये हो गया 0, t इक्वल टू 0, एवरी टी, ये आपको हमेशा एवरी टी के लिए है। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है y एल टी इक्वल टू 0, एवरी टी है, याद कर लिखना पड़ेगा एवरी क्वेश्चन में। और चौथा आपका बाउंड्री कंडीशन है y एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स है इस प्रॉब्लम में, और t की वैल्यू 0 है, और यहाँ जो है x वेरी कर रहा है 0x लेस देन l। और फोर्थ बाउंड्री कंडीशन आपका है डेल y अपान डेल्टा t इक्वल टू 0 फॉर t इक्वल टू 0। तो ये देख लीजिए, चारों बाउंड्री कंडीशन को यूज करके हम प्रॉब्लम ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए आपको पेपर में आएगा तो क्वेश्चन पूरा आया हुआ है, यहाँ यूज करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन, पहला यूज करेंगे 6 में। तो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट क्या बाउंड्री कंडीशन है देख लीजिए, x की वैल्यू 0 है और y 0 t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6 में अप्लाई करेंगे। तो इस साइड में आ गया 0, और जहाँ जहाँ x है 0 पुट करेंगे तो C1 cos 0 की वैल्यू हो जाएगी C1 cos 0 मीन्स 1 प्लस C2 sin 0 मीन्स 0, ये हो गया। और ब्रैकेट में हो गया आपका C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT। अब यहाँ से देख लीजिए 0 इक्वल टू C1 ब्रैकेट में C3 cos PCT प्लस C4
साइन पी सी टी। तो देख लीजिए दिस ब्रैकेट का नॉट इक्वल टू जीरो, C1 इक्वल टू द प्रोडक्ट इज जीरो। C1 जीरो होगा या तो ब्रैकेट जीरो होगा, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब C1 जीरो या दिस ब्रैकेट जीरो। तो इनमें से ब्रैकेट तो कैन नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ब्रैकेट जीरो हो जाएगा तो ये पूरा सोल्यूशन जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो पुट करनी है, पूरा सोल्यूशन जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं हो सकता है। और यहाँ होगा आपका C1 इक्वल टू जीरो। तो पुट C1 इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 6, इन इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका y एक्स टी इक्वल टू, ये हो गया C1 इक्वल टू जीरो, सो C2 साइन पी एक्स, ये हो गया आपका C3 कास पी सी टी प्लस C4 साइन पी सी टी। अब इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 7। यहाँ अगेन ट्राई करने जा रहे हैं, देख लीजिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाने जा रहे हैं। एकदम बारीक चुबारी लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन, इसमें आगे पीछे लगाएंगे, समझ लीजिए तभी आप समझ पाएंगे। पहला लगाने के बाद दूसरा लगाएंगे। अब होएन देख लीजिए, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड लगा रहे हैं, देख लीजिए x इक्वल टू एल है और y एल टी इक्वल टू जीरो। यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन सेकेंड व्हेन x इक्वल टू एल y एल टी इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 7, इन इक्वेशन 7 में लगा रहे हैं। अब यहाँ से देख लीजिए इस साइड में जीरो हो गया, ये हो गया C2 साइन पी एल, ये ब्रैकेट में हो गया C3 कास पी सी टी प्लस C4 साइन पी सी टी। ये हुआ। आप देख लीजिए C2 का नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे जीरो हो जाएगा। ये ब्रैकेट भी का नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब कि साइन पी एल इक्वल टू जीरो, साइन पी एल इक्वल टू जीरो। सो साइन किसकी वैल्यू जीरो होती है? साइन पी एल इक्वल टू साइन एन पाई। सो दैट इज़ पी एल इक्वल टू हो गई आपकी एन पाई। सो यहाँ से पी की वैल्यू निकल गई एन पाई अपान एल, पी की वैल्यू एन पाई। अब पुटिंग द वैल्यूज आप पी इक्वल टू एन पाई अपान एल इन इक्वेशन 7, पुटिंग द वैल्यू पी इक्वल टू एन पाई अपान एल इन इक्वेशन 7 में पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका y एक्स टी इक्वल टू, ये हो गया C2 साइन एन पाई एक्स अपान एल, अब ब्रैकेट में हो गया आपका C3 कास एन पाई एक्स अपान एल, अब प्लस ये हो गया C4 साइन एन पाई एक्स अपान एल। ये चीज़ हो गया। अब इसको बना लेंगे इक्वेशन, देख लीजिए इसमें से थोड़ा सा द मोस्ट जनरल सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं नेक्स्ट आगे यूज करने के लिए। तो द मोस्ट जनरल सोल्यूशन, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन में आपको जो है मोस्ट जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए जो आपको द मोस्ट जनरल सोल्यूशन मीन्स y एक्स टी इक्वल टू हो गया आपका, यहाँ से देख लीजिए सिग्मा लगा देते हैं, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, सिग्मा के फार में हो जाता है और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये उस साइड में लिखते हैं C2 C3 की जगह पे कांस्टेंट an, ये हो गया कास एन पाई एक्स अपान एल प्लस बी एन, ये हो गया साइन एन पाई एक्स अपान एल इंटू हो गया आपका साइन, ये आपका टी है, यहाँ भी गलत यहाँ गलत कर दिए, ये आपका ई टी है एन पाई टी। यहाँ देख लीजिए पी की वैल्यू पुट किया हूँ, पी की वैल्यू पुट करेंगे एन पाई एक्स अपान एल, तो ये हो जाएगा आपका एन पाई सी टी अपान एल, यहाँ भी एन पाई सी टी अपान एल, यहाँ हो गया आपका एन पाई सी टी अपान एल। देख लीजिए ये हो गया एन पाई सी टी अपान एल और यहाँ भी हो गया एन पाई सी टी अपान एल।
अपान एल, और ये हो गया आपका साइन एन पाई एक्स अपान एल। ये आपका मोस्ट जनरल सोल्यूशन हो गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन 8। ये फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, एन पाई सी टी अपान एल, और प्लस ये हो गया आपका बी एन साइन एन पाई, वेयर देख लीजिए ए एन मीन्स C2 C3 एंड बी एन मीन्स ये आपका C2 इंटू C4 है। अब यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन लगाने जाएगा। अब इसमें से वो बाउंड्री कंडीशन पहले लगाते हैं जो जीरो हो। इन दोनों में से चॉइस है किसको लगाना है, जिसकी जीरो है। यहाँ इसकी वैल्यू जीरो है तो पहले इसको बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो ध्यान देख लीजिए, इसको बाउंड्री लगाने के लिए आपको जो जीरो रहेगा लगाएंगे तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। अब इधर इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको 7 8 को डिफ्रेंशिएट करना होगा। डिफ्रेंशिएटिंग 8 विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, क्योंकि हमें लगाना था जो है फोर्थ बाउंड्री कंडीशन। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया डेल वाई अपान डेल्टा टी इक्वल टू हो गया, सिग्मा तो रहेगा ही, सिग्मा से कोई वो नहीं है। आपको ये जनरल स्टैंडर्ड के लिए है, टी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कास ये हो गया आपका, देख लीजिए कास का डिफरेंशियल माइनस साइन होगा तो माइनस ए एन, और ये हो जाएगा कास एन पाई सी टी अपान एल, और फिर उसका एन पाई सी एल, ये हो गया एन पाई सी टी, टी के हो जाएगा, टी का कोफिशिएंट है एन पाई सी अपान एल। ये हो गया आपका कास का डिफरेंशियल होगा साइन, ये आया आपका साइन एन पाई सी टी अपान एल, कास का डिफरेंशियल हुआ है। फिर इसी तरीके से बी एन, और यहाँ साइन है, साइन का डिफरेंशियल कास होगा लेकिन उसका कोफिशिएंट का भी होगा एन पाई सी अपान एल। आई हो गया आपका कास एन पाई सी टी अपान एल। आई हो गया आपका साइन एन पाई एक्स अपान एल। अब इसमें यूज कर देंगे यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन फोर्थ। यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, कंडीशन 4। कंडीशन 4 में क्या है देख लीजिए, टी की वैल्यू 0 है, टी इक्वल टू 0 पे डेल वाई अपान डेल्टा इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। ये अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट और फाइंड होगा। देख लीजिए इस साइड में हो गया 0, और यहाँ से पुट करेंगे टी इक्वल टू 0 तो ये 0 हो गया टर्म। यहाँ देख लीजिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो चुका है। आई हो गया बी एन एन पाई सी अपान एल, ये हो गया कास 0 की वैल्यू 1, ये आ गया आपका साइन एन पाई एक्स अपान एल। तो यहाँ से देख लीजिए ये तो 0 नहीं होगा, ये साइन एन पाई एक्स एल 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, तो यहाँ से बी एन की वैल्यू आ जाएगी 0 एवरी एन, सभी एन के लिए बी एन की वैल्यू, यहाँ से हमेशा बी एन की वैल्यू 0 फाइंड होगी। आप पुट बी एन इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 में पुट कर देंगे तो वहाँ से आ जाएगा वाई एक्स टी इक्वल टू सिग्मा, बी एन की वैल्यू 0 हो चुका है। ये हो गया आपका ए एन कास एन पाई सी टी अपान एल, ये हो गया साइन आपका साइन एन पाई एक्स अपान एल। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 9। अब यहाँ लगाएंगे यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे आपको जो है थर्ड। अब यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन थर्ड। अब थर्ड लास्ट में लगाते हैं। थर्ड देख लीजिए जो गिवन आएगा इन दोनों में से उसको थर्ड लगाते हैं लास्ट में, जो 0 होता है उसको पहले लगा लेते हैं। तो यहाँ से देखिए थर्ड में लगाने जा रहे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ जो है टी, यहाँ पे टी की वैल्यू 0 है और वाई एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स है, और एक्स वेरी कर रहा है वेयर 0
लेस देन एक्स और लेस देन एल है। अब अप्लाई करेंगे इन 9 में अप्लाई कर रहे हैं, इन इक्वेशन 9। तो यहाँ से आ गया आपका, देख लीजिए इस साइड में आ गया एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा, ये हो गया आपका ए एन, और ये सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट है, ये जहाँ सिग्मा लगा हुआ मतलब एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट इसकी सीरीज है। अब यहाँ से लगा सकते हैं हर जगह, यहाँ टी इक्वल टू 0 का 0 की वैल्यू हो गई 1, ये आ गया साइन एन पाई एक्स अपान एल। अब यहाँ से फोरियर सीरीज लगेगा वेयर, यहाँ से ए एन निकालना, तो ए एन मीन्स 2 अपान एल, ये फोरियर सीरीज हाफ रेंज साइन सीरीज है। ए एन इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा फार्मूला, ए एन मीन्स 2 अपान एल 0 से एल, देखिए एक्स के बीच में लड़ी करा 0 और एल, यहाँ लिमिट हो जाएगा 0 से एल और 2 अपान एल। ये हो गया एफ एक्स, यहाँ जो चीज़ है एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान एल डी एक्स, ये फार्मूला होगा। इस फार्मूला को यूज करके यहाँ ए एन निकालेंगे, ए एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये आपका ए एन का फार्मूला हो गया। यहाँ से ए एन निकलेगा, लिमिट एल गिवन रहेगा, जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो एल है, यहाँ पुट कर देंगे, एफ एस दिया रहेगा और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आएगी वो एन आएगी, उस एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा सोल्यूशन, जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आना है वो आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ के ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन तो ये हुआ, एन की जो वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसमें जो ए एन फाइंड होगा, तो बाउंड्री कंडीशन है, इस बाउंड्री कंडीशन से ए एन फाइंड होता है, तो जो ए एन फाइंड हो गया, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एन इन इक्वेशन 9 वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका हो चुका है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ the value of an in equation 9 we get the required solution। सोल्यूशन क्या फाइंड होगा यहाँ से, वाई एक्स टी इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट, और हो गया ए एन की वैल्यू जो निकालेंगे, अभी तो नहीं निकल रहा है लेकिन सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये हो जाएगा आपका सलूशन। ये आपका आंसर होगा, लेकिन ए एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर जाएगा, यहाँ से ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़िएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन में भी इसी तरीके से यूज करना है, क्वेश्चन में यूज करने के लिए भी आप सीख लेंगे। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। शेयर कीजिए और एवरी को सब्सक्राइब कीजिए, और सारे बच्चे जो पढ़िए, तभी आपको 50 नंबर तो मैं दूँगा आप लोगों को। 5 तो सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, जो ऑल वीडियो पढ़ेंगे सारे स्टूडेंट पास ज़रूर होंगे, जो नई वीडियो पढ़ेगा वही फेल होगा।